मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन नीरज सहरावत नहाने में इतना मग्न था कि उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहाने के बाद तौलिया लपेटे हुए जब वह कमरे में आया और शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो उसकी नजर टेबल पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। उसने फोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर 4 मिस्ड कॉल्स थी। ये कॉल सीमा उर्फ रिंकू की थी। अरे बाप रे! नीरज घबराते हुए बोला, मैडम ने मुझे 4 बार कॉल किया और मैंने रिसीव नहीं किया। आज तो मैडम गुस्से से आग बबूला हो जाएगी। नीरज ने तुरंत सीमा का नंबर डायल किया। कुछ रिंग्स के बाद सीमा ने फोन उठाया, जैसे वह फोन हाथ में लेकर ही बैठी हो। उसकी झल्लाई हुई आवाज उभरी, कहाँ थे जनाब? जानू, मैं किचन में खिचड़ी पका रहा था। नीरज ने झूठा बहाना बनाया। खिचड़ी जल न जाए, इसलिए कड़छी घुमा रहा था। मोबाइल कमरे में था, इसलिए घंटी सुनाई नहीं दी। मक्कार, सीमा गुस्से में बड़बड़ाई, तुम्हें खिचड़ी का ही बहाना मिला? मुझे पता है, तुम्हें गैस तक जलानी नहीं आती। तभी तो कहता हूँ, जानू, तुम मेरे घर हमेशा के लिए आ जाओ। मेरी गैस जलाने वाला यहाँ कोई नहीं है। नीरज ने इतनी मासूमियत से कहा कि सीमा खिलखिला कर हंस पड़ी। बस कुछ दिन और होटल का खाना खा लो, फिर मैं परमानेंट तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगा। सीमा, नीरज खुशी से बोला। अब बताओ, फोन क्यों किया था? आज दिल तुम्हारी बाहों में सुकून पाने के लिए तड़प रहा है। लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा पति दीपक होगा, नीरज ने याद दिलाया। वो ओवरटाइम के लिए काम पर है, सीमा ने जवाब दिया। फिर भी तुम्हारे घर पर मिलना मुश्किल है। तुम्हारा देवर रवि तो हर वक्त पलंग पर चिपका रहता है, नीरज गंभीरता से बोला। हाँ, रवि अभी भी अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त है। घर में मिलना संभव नहीं। कोई और ठिकाना ढूंढो, सीमा ने सुझाव दिया। नीरज कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा कि सीमा को कहाँ लेकर जाया जाए। तभी उसे अपने दोस्त नीरज दहिया की याद आई, जो उसी कॉलोनी शिव एन्क्लेव में अकेला रहता था, जहां सीमा भी रहती थी। नीरज सहरावत ने तुरंत नीरज दहिया को फोन किया और 2 से 3 घंटे के लिए उसका रूम इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी। नीरज दहिया ने सहमति देते हुए कहा, तू आजा, मैं 2 से 3 घंटे के लिए बाहर चला जाऊंगा। यह सुनकर नीरज सहरावत ने खुशी से कहा, धन्यवाद दोस्त, मैं 1 घंटे में सीमा को लेकर तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। नीरज सहरावत ने कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद तुरंत सीमा को सूचना दी और उसे 15 से 20 मिनट में पार्क के पास मिलने के लिए कह दिया। इसके बाद वह जल्दी से अपना घर लॉक कर बाइक पर सवार होकर रिचाऊ की ओर रवाना हो गया। नजफगढ़ की ढिचाऊ रोड पर पहुंचने के बाद उसने शिव एन्क्लेव का रुख किया। पार्क के गेट से थोड़ा हटकर खड़ी सीमा उसे नजर आ गई। नीरज ने उसके पास पहुंचकर बाइक रोक दी। हाय जानू, नीरज मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया? नहीं, मैं भी अभी अभी घर से निकली हूँ, सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन यहाँ क्यों बुलाया है? बाइक पर बैठो, यहीं पास में मेरा दोस्त नीरज दहिया रहता है। हम उसके घर जा रहे हैं, नीरज ने कहा। सीमा उर्फ रिंकू झट से उसकी बाइक पर बैठ गई और वह उसे लेकर नीरज दहिया के घर पहुंच गया। अब तुम दोनों 2 घंटे के लिए मेरे घर में कैद हो जाओ। मैं ताला बंद करके बाहर थोड़ा घूमने चला जाता हूँ, नीरज दहिया ने हंसते हुए कहा। नीरज सहरावत सीमा उर्फ रिंकू के साथ कमरे में दाखिल हो गया। नीरज दहिया ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी अपनी जेब में डालकर बेफिक्री से टहलने निकल गया। 24 मार्च 2024 की सुबह दिल्ली के द्वारका जिले के थाना हरिदास नगर में एक महिला बेहद परेशान हालत में एसएचओ बलराम सिंह बेनीवाल के पास पहुंची। महिला की चिंतित सूरत देखकर बेनीवाल ने उसे बैठाया और सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? महिला ने कहा, साहब, मेरा नाम ज्योति है। मेरा भाई रवि कुमार मार्च के 5 से 6 की रात से लापता है। मैंने अपने पति और बड़ी बहन के साथ हर संभव जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। रवि की उम्र कितनी है? बेनीवाल ने पूछा। साहब, उसकी उम्र करीब 31 साल है। वह ढिचाऊ रोड के शिव एन्क्लेव में अपने भाई और भाभी के साथ रहता था। आपसे विनती है कि उसे ढूंढने में मदद करें। ज्योति की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें किसी पर शक है?
ऐसा कोई व्यक्ति जिससे रवि की दुश्मनी रही हो, या फिर कोई लेन देन का मामला? नहीं साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है, ज्योति ने कहा। तुम्हारा भाई क्या काम करता था? साहब, वह अपने खेतों में खेती करता था। एसएचओ बेनीवाल ने ज्योति को एसआई के साथ भेजकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिर उन्होंने ज्योति को भरोसा दिलाया, हम इस मामले को पूरी गंभीरता से हैंडल करेंगे और जल्दी ही रवि को ढूंढ निकालेंगे। आश्वासन पाकर ज्योति वहां से लौट गई। इसके बाद एसएचओ बेनीवाल ने डीसीपी द्वारका अंकित सिंह को रवि की गुमशुदगी के बारे में बताया और उनकी सलाह मांगी। डीसीपी अंकित सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में लव अफेयर और लेनदेन के पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके बाद एसएचओ बेनीवाल 2 कांस्टेबलों को साथ लेकर शिव एन्क्लेव में स्थित रवि कुमार के घर की ओर रवाना हो गए। ज्योति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट में अपने बड़े भाई दीपक के घर का पता दिया था। जब वे उस पते पर पहुंचे तो वहां दीपक और उसकी पत्नी सीमा उर्फ रिंकू मौजूद थे। पुलिस को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। दीपक तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। एसएचओ बेनीवाल वैन से उतरकर कांस्टेबलों के साथ दरवाजे तक आए और गंभीर लहजे में कहा, मैं द्वारका थाने से आया हूं। ज्योति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि रवि मार्च के 5 से 6 की रात से लापता है। उनकी निगाहें दीपक के चेहरे पर जमी थी। इससे पहले कि दीपक कुछ कह पाता, सीमा उर्फ रिंकू, जो उसके पीछे खड़ी थी, झुंझलाकर बोली, साहब, ज्योति का दिमाग खराब हो गया है। उसने मुझसे इस बारे में पूछा था और मैंने उसे संतुष्ट कर दिया था। फिर भी वह थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा आई। बेनीवाल ने सीमा की ओर घूरते हुए पूछा, कैसे संतुष्ट किया था तुमने उसे? क्या रवि सच में लापता नहीं हुआ है? यही तो मैंने कहा था, साहब। रवि मार्च के 5 से 6 की रात को जरूर कहीं चला गया है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम से लगातार मैसेज आ रहे हैं। वह मैसेज कर रहा है, लेकिन अपनी लोकेशन नहीं बता रहा। ऐसे में उसे गुमशुदा कैसे कह दे? उसके भेजे गए मैसेज दिखा सकती हो? बेनीवाल ने सीधा सवाल किया। क्यों नहीं, साहब, सीमा ने तुरंत जवाब दिया। यह औरत जरूरत से ज्यादा चतुर लगती है, बेनीवाल मन ही मन सोचने लगे। सीमा कमरे के अंदर गई और कुछ ही देर में अपने और दीपक के मोबाइल लेकर बाहर आ गई। उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप खोलकर दिखाते हुए कहा, देखिए साहब, रवि ने अभी कुछ दिन पहले मैसेज किया था। भाई भाभी, मैं जहां हूं ठीक हूं। मेरी चिंता मत करना। मैं जल्द ही एक काम निपटा कर लौटूंगा। यह भी देखिए, सीमा ने कहा, रवि सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। उसने अपनी पुरानी तस्वीर अपलोड की है। बेनीवाल ने देखा तो उन्हें लगा कि सीमा झूठ नहीं बोल रही है। रवि जिंदा है और शायद किसी जरूरी काम में व्यस्त है। ठीक है, आप लोग रवि का इंतजार कीजिए। जब वह लौट आए तो थाना हरिदास नगर को सूचित कर दे, बेनीवाल ने कहा। जी साहब, इस बार दीपक ने जवाब दिया। इसके बाद बेनीवाल अपने स्टाफ के साथ लौट गए। पुलिस ने मान लिया कि रवि सुरक्षित है और कुछ समय के लिए मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दिन बीतते गए, तारीखें बदलती रहीं, लेकिन रवि अब भी घर नहीं लौटा। हालांकि उसके मैसेज और पुरानी तस्वीरें दीपक और सीमा के मोबाइल पर आती रहीं, जिससे यह धारणा बनी रही कि वह सही सलामत है। लेकिन ज्योति के लिए यह सब असहनीय हो रहा था। वह अपने भाई को लेकर गहराई से चिंतित थी। धीरे धीरे 2 महीने बीतने को आए और रवि का कोई ठिकाना नहीं मिला। ज्योति के सब्र का बांध टूटने लगा। उसे लगने लगा कि रवि किसी साजिश का शिकार हो चुका है। उसे यकीन होने लगा कि भाई भाभी के फोन पर आ रहे मैसेज फर्जी हैं। अगर ऐसा नहीं है तो रवि किस डर से सामने नहीं आ रहा है? ज्योति एक बार फिर से थाना हरिदास नगर पहुंच गई। पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की कि रवि जीवित है, लेकिन ज्योति इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीधे डीसीपी अंकित सिंह से संपर्क किया और कहा, साहब, कोई हम सबको गुमराह कर रहा है। अगर मेरा भाई सही सलामत होता तो वह मुंह छिपाकर क्यों बैठा रहता? उसे अब तक सामने आ जाना चाहिए था। ज्योति की बात में दम था। उसे वापस भेजने के बाद डीसीपी अंकित सिंह ने एसएचओ से संपर्क किया और मामले में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीसीपी ने जांच में एएटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल जगत सिंह और संदीप को शामिल किया।
पूरी टीम का नेतृत्व एसीपी ऑपरेशन राम अवतार को सौंपा गया। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। सर्विलांस टीम की मदद ली गई, जिससे पता चला कि रवि का मोबाइल 8 मार्च 2024 तक उसके घर के आसपास सक्रिय था। इसके बाद 19 मार्च को मोबाइल की लोकेशन जनकपुरी, दिल्ली में पाई गई। यह जानकारी चौंकाने वाली थी। अगर रवि मार्च के 5 से 6 की रात घर से चला गया था, तो 8 मार्च तक उसके मोबाइल की लोकेशन घर के आसपास कैसे हो सकती थी? क्या वह 8 मार्च तक घर में ही छिपा हुआ था? यह असंभव लग रहा था, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह अपने भाई और भाभी को जरूर दिखाई देता। जांच टीम जनकपुरी की उस लोकेशन पर पहुंची, लेकिन वहां कुछ खास सुराग नहीं मिला। वहां से मोबाइल की लोकेशन उत्तर प्रदेश की ओर ट्रेस हुई। टीम ने रवि के मोबाइल की कॉल डिटेल मार्च के 5 से 6 और उसके बाद की जांची। पता चला कि मार्च के 5 से 6 की रात रवि ने आखिरी कॉल नीरज सहरावत के नंबर पर की थी। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि मार्च के 5 से 6 की रात दीपक की पत्नी सीमा उर्फ रिंकू और नीरज सहरावत की लोकेशन भी रवि की लोकेशन के साथ उत्तर प्रदेश में पाई गई। जांच में एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। दीपक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में मार्च के 5 से 6 की रात 8 से 9 बजे के बीच रवि घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। इससे पुष्टि हुई कि रवि उसी रात घर से गया था। टीम ने यह भी पाया कि मार्च के 5 से 6 की रात रवि, नीरज और सीमा की लोकेशन एक ही जगह पर थी। इससे साफ हुआ कि उस रात तीनों साथ थे। इसके बाद जांच टीम उत्तर प्रदेश जाने वाले हाईवे पर टोल प्लाजा की फुटेज खंगालने के लिए रवाना हुई। गाजियाबाद और मेरठ के रास्ते पर पड़ने वाले टोल प्लाजा में उन्हें सफलता मिली। एक टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में नीरज सहरावत रवि के साथ एक स्विफ्ट कार में सफर करता हुआ साफ नजर आया। यह फुटेज मार्च के 5 से 6 की रात 10 बजे का था। जांच से पता चला कि वह कार सीमा उर्फ रिंकू की थी। इससे यह साबित हो गया कि रवि को गायब करने में नीरज सहरावत और सीमा का हाथ है। उसी शाम नीरज सहरावत और सीमा को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। कड़ी पूछताछ के दौरान सीमा ने स्वीकार कर लिया, मैंने अपने देवर रवि की हत्या अपने प्रेमी के जरिए करवाई है। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। इसके तुरंत बाद नीरज सहरावत ने भी कबूल कर लिया, मैंने सीमा के कहने पर रवि की हत्या की थी। तुमने रवि को क्यों मारा? इंस्पेक्टर ने पूछा। सीमा ने बताया, सर, मैं नीरज सहरावत से प्यार करती हूँ और अपने पति दीपक को छोड़कर उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन मेरा देवर रवि हमारे रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। वह नीरज को मेरे साथ देखकर चिढ़ता था और हमें परेशान करता था। दूसरी वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले रवि ने पैतृक संपत्ति बेचकर 18 लाख रुपए हासिल किए थे। मैंने उससे कुछ रुपए उधार लिए थे, लेकिन वह उन्हें लौटाने की जिद कर रहा था। मैं पैसे वापस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नीरज से बात की और उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। नीरज ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह साजिश रची। हरिद्वार घूमने के बहाने नीरज ने रवि को मेरी स्विफ्ट कार में साथ ले लिया। रास्ते में नीरज ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रवि की लाश कहाँ है? एसएचओ बेनीवाल ने सख्ती से पूछा। नीरज ने बताया, लाश को हमने गंगनहर में फेंक दिया था। तेज बहाव में वह काफी आगे निकल गई होगी। इसके बाद इंस्पेक्टर कमलेश कुमार अपनी टीम के साथ गंगनहर, मोडीनगर पहुंचे। नीरज ने उन्हें वह जगह दिखाई जहां लाश फेंकी गई थी। तेज बहाव के कारण शव आगे बह चुका था। पुलिस ने आसपास के थानों से संपर्क किया और पता चला कि लगभग 2 महीने पहले सरधना पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था। सरधना पुलिस से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि शव के कपड़े, पर्स और जूते बरामद हुए थे। शव की पहचान न होने पर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली लौट आई। जांच में यह भी पता चला कि हत्या में इस्तेमाल पिस्टल नीरज सहरावत को अभिनव मलिक ने उपलब्ध करवाई थी। अभिनव मलिक उत्तर प्रदेश के गांव यूसुफपुरी सापुर, गाजियाबाद का निवासी था। नीरज दहिया, जो शिव एनक्लेव में रहता था, ने नीरज सहरावत को अभिनव मलिक से पिस्टल दिलवाई थी। पुलिस ने नीरज दहिया और अभिनव मलिक को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए।
सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इन अपराधियों ने इतनी चतुराई दिखाई कि रवि की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल से दीपक और सीमा को व्हाट्सएप पर मैसेज और तस्वीरें भेजते रहे, ताकि ऐसा लगे कि रवि जिंदा है। लेकिन पुलिस की सख्त जांच और तेज कार्रवाई के आगे उनकी सारी चालें नाकाम हो गईं। परिवार के साथ रहने में है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।